दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 1947 के 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद से अब तक लगभग 200 राजनीतिक दल बन चुके हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत में राजनीतिक दलों की संख्या अधिक है। देश के दो सबसे बड़े दल हैं कांग्रेस और भाजपा। इन दोनों दलों के अलावा कुछ मजबूत क्षेत्रीय दल भी भारत के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर एक राजनीतिक दल का एक मुख्य चेहरा होता है जिसे हम पार्टी का सुप्रीमो या लीडर कहते हैं। हालांकि पिछले एक दशक में राजनीति करने का तरीका बदला है, साथ ही राजनीतिक नेताओं की शक्ति और लोकप्रियता भी बढ़ी है। वर्तमान में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनकी लोकप्रियता और शक्ति बेहद ज्यादा है। इनमें से ही आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 राजनेताओं को शामिल कर रहे हैं जिनकी शक्ति इस समय सबसे ज्यादा है। वीडियो के मुख्य भाग में जाने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं की गई है। वीडियो पूरी तरह से इंटरनेट से एकत्रित जानकारी पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं वे 10 राजनेता कौन हैं। नंबर 10, नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में एक सुविख्यात नाम है। नीतीश कुमार जो 1951 में जन्मे, पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन राजनीति में उन्होंने अपने आप को पाया। समाजवादी मूल्यों में विश्वास रखने वाले नीतीश कुमार 1990 में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवा की, लेकिन उनकी असली पहचान बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अधिक स्पष्ट है। 2005 से 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से पुकारा जाता है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पार्टी को हराने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, ग्रामीण इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ और बिहार में मादक पदार्थों पर स्थायी बंदी लगाई गई। हालांकि हाल ही में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और फिर भाजपा से नाता तोड़कर आरजेडी का हाथ थामा, फिर दोबारा आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन में लौट आए। उन्होंने कई बार ऐसे गठबंधन बनाए और तोड़े। उनकी इस गठबंधन बनाने तोड़ने की चाल को लेकर विरोधी कम आलोचना नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार इन सबसे ऊपर उठकर यह कहते हैं कि उनके जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली नेता अभी भी बिहार की धरती पर पैदा नहीं हुआ है। समग्र रूप में नीतीश कुमार एक जटिल और बहुउद्देशीय व्यक्तित्व के धनी हैं, जो बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नंबर 9, सोनिया गांधी। इटली की भूमि में जन्मी सोनिया गांधी भारतीय राजनीति में एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। 1968 में उन्होंने राजीव गांधी से विवाह करके भारतीय राजनीतिक परिवार में प्रवेश किया, लेकिन पति की हत्या के बाद वह राजनीति से दूर रहना चाहती थी। हालांकि पार्टी के बुलावे पर उन्होंने 1998 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। वह एक विदेशी महिला थी, भाषा नहीं जानती थी और अनुभव भी नहीं था। फिर भी उन्होंने पार्टी को नेतृत्व दिया और राष्ट्रीय राजनीति में वापस लाया। 2004 में उनके नेतृत्व में 10 वर्षों तक सत्ता में रहते हुए आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाएं चलाई गयी, लेकिन साथ ही कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2017 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से पार्टी की बागडोर संभाली। वर्तमान में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की एक पावरफुल लीडर हैं। नंबर 8, ममता बनर्जी। ममता बंद्योपाध्याय का जन्म 1955 के 5 जनवरी को कोलकाता के हाजरा इलाके में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक लोकप्रिय नाम, ममता बंद्योपाध्याय ने छात्र जीवन में ही राजनीति की दुनिया में कदम रखा और मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल की एक नई तस्वीर बनाने का प्रयास किया। एक हाथ से उन्होंने पार्टी बनाई और दूसरे हाथ से सिंहासन जीता, जिससे वह दीदी के नाम से मशहूर हो गयी। 2011 में 34 साल लंबे कम्युनिस्ट शासन को हराकर उन्होंने बंगाल का सिंहासन जीता और जनता से कई वादे किए। कभी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ाई, तो कभी अपनी ही पार्टी में असंतोष का सामना करना। ममता ने हर परिस्थिति में दृढ़ संकल्प के साथ सरल जीवन जीते हुए साहसिक निर्णय लेते और जनता के साथ सीधे जुड़ते हुए अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाई। हालांकि वह सभी विवादों से दूर नहीं रह सकी। सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण जैसे आंदोलनों ने उन्हें बार बार
सवालों के घेरे में ला दिया। वर्तमान में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा हुई है। फिर भी उनके विभिन्न भाषणों से यह स्पष्ट है कि ममता अभी भी मजबूत है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बंद्योपाध्याय की सत्ता और लोकप्रियता सबसे अधिक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता बंद्योपाध्याय 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। नंबर 7, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल की कहानी एक असंभव सपने जैसी है। एक मेधावी स्टूडेंट जो सामाजिक कार्यकर्ता बने और जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी। पहले IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग डिग्री, फिर सिविल सर्विस और अंत में आम आदमी पार्टी नामक एक छोटा दल बनाकर उन्होंने देश की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। सरल जीवन शैली, लोगों से सीधा संवाद और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा, यही है केजरीवाल का मंत्र। सबके लिए मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा का सपना दिखाया जो लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने शिक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण पहल की। इन सभी उपायों के कारण उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, लेकिन हर समय सभी की उम्मीदों पर खरा उतरना संभव नहीं होता। कुछ परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और कुछ फैसलों पर सवाल उठे, जिनके कारण उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। फिर भी केजरीवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने पंजाब में भी कदम रखा और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को जिताया। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दे दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में वह 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई करेंगे पूरी ताकत से। नंबर 6, राहुल गांधी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। वे भारतीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा हैं और कांग्रेस पार्टी के सबसे ऊंचे नेता हैं। नेहरू गांधी परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में राजनीति की पृष्ठभूमि से उठकर राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की है। जब वे छोटे थे तब उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी दोनों को खो दिया और इन त्रासदियों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। राहुल गांधी ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है, लेकिन एक पारंपरिक राजनीतिक परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने में थोड़ा समय लिया। 2004 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और अमेठी लोकसभा सीट से विजयी हुए। इसके बाद उन्होंने इस सीट को कई बार अपने पास रखा। उन्होंने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली और 2019 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी दल की बागडोर संभाली। वे दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक शैली को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। कुछ लोग उन्हें एक परिपक्व नेता नहीं मानते, जबकि अन्य उनकी विचारधारा की सराहना करते हैं। बेशक राहुल गांधी ने कई धक्के खाए हैं और आलोचनाओं का सामना करते हुए उन्होंने राजनीतिक अनुभव बढ़ाया है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को एकजुट कर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है और विभिन्न राज्यों में रैली करके जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या उन्हें विपक्षी दल के नेता के रूप में ही रहना पड़ेगा? यह तो समय ही बताएगा। नंबर 5, योगी आदित्यनाथ। एक साधारण सन्यासी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की कहानी में बहुत रोमांच है। वर्ष 2017 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब कई लोगों ने संदेह किया कि एक सन्यासी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को कैसे निभाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को मजबूत कर, अपराध को कम करके और धार्मिक ध्रुवीकरण को घटाकर साबित कर दिया कि वे एक ताकतवर नेता हैं। उन्होंने गो संरक्षण कानून को सख्ती से लागू किया, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई और पूरे उत्तर प्रदेश को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया। हालांकि उनके आलोचक कहते हैं कि उनके शासन में विपक्ष की आवाज को दबाया गया। फिर भी योगी आदित्यनाथ आज भारत की राजनीति में एक प्रमुख ताकतवर नेता हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चमत्कार दिखाते हैं। नंबर 4, राजनाथ सिंह।
राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को हुआ। एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर से लेकर भारत के सख्त रक्षा मंत्री तक की यात्रा काफी दिलचस्प रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गहरे संबंधों से शुरुआत करने वाले उन्होंने जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। 2 बार भारत के गृह मंत्री रहे और वर्तमान में रक्षा मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सीमा सुरक्षा से लेकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तक हर क्षेत्र में राजनाथ सिंह अपने सख्त नीतियों और दृढ़ मानसिकता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी शांति से नहीं बैठे, हमेशा देश की सुरक्षा के बारे में सोचते रहे, जैसे एक सैनिक सीमा पर खड़ा रहता है। हालांकि वर्तमान में राजनाथ सिंह उतने चर्चा में नहीं है, लेकिन यह मत सोचिए कि उनकी शक्ति या लोकप्रियता कम हो गई है। जिनके पास रक्षा मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी है, उनकी शक्ति का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 3, मोहन भागवत। आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, जिनका जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ। मोहन भागवत किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति में उनका कुछ हद तक योगदान है। इसलिए उनकी शक्ति को कम आंकना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा और इसी कारण हमने मोहन भागवत को हमारी लिस्ट में रखा है। नागपुर के एक साधारण परिवार में जन्मे इस बच्चे ने बचपन से ही संस्कृति और आध्यात्मिकता से प्रेम किया। 9 साल की उम्र में बाल मोहन ने आरएसएस में शामिल होकर देश के मार्ग पर कदम रखा। अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने संगठन के कार्य में व्यस्त रहते हुए बिताया। एक निष्ठ साधना के परिणामस्वरूप वे संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। आज मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख के रूप में भारत की राजनीतिक और सामाजिक चर्चा में एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं। उनके भाषण और विचार विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और आलोचना दोनों ही आकर्षित करते हैं। कई लोगों का मानना है कि मोहन भागवत के कथनों के कारण सरकार को कुछ निर्णय बदलने पड़ते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वर्तमान राजनीति में मोहन भागवत की शक्ति कितनी है। नंबर 2, अमित शाह। अमित शाह, जिनका असली नाम अमित अनिल चंद्र शाह है, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। एक सामान्य व्यापारी परिवार से उठकर आए अमित शाह आज भारतीय राजनीति के क्षेत्र में एक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। गृह मंत्री के रूप में देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी कड़े नीतियां लोकप्रिय हैं। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे शहर से, जहां वह कानून की पढ़ाई के साथ साथ स्वयंसेवक के रूप में काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी बनकर बीजेपी को गुजरात में सत्ता में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमित शाह ने 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद अपनी जिम्मेदारियां कड़े हाथों से निभाना शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन कानून NRC, यह सब उनके कठोर निर्णयों का परिणाम है। अमित शाह की शक्ति और लोकप्रियता दोनों ही अधिक है, लेकिन उनके पास हमेशा आलोचना भी रही है। फिर भी अपने दृढ़ मनोबल के साथ वह देश के हित में काम कर रहे हैं। अमित शाह ने अपनी पार्टी बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए पहले से ही कई योजनाएं बनाई हैं। क्या वह 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में ला पाएंगे? नंबर 1, नरेंद्र मोदी। एक चाय वाला से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी एक नाटकीय कहानी की तरह है। गुजरात के छोटे से शहर में जन्मे मोदी ने आरएसएस के साथ जुड़कर सादगीपूर्ण जीवन की शुरुआत की, लेकिन राजनीति में उन्होंने अपनी असली पहचान बनाई। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शानदार नेतृत्व किया, कठोर शासन और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया। 2001 में गुजरात में भयावह भूकंप के बाद उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। पुनर्निर्माण के कार्य में उन्होंने असाधारण नेतृत्व दिखाया। 2014 में विरोधी दलों को चुनौती देकर वह भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति की कोशिशें जारी रखी हैं। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। हालांकि CA, NRC और नोटबंदी जैसे निर्णय लेकर उन्होंने कम विवाद नहीं झेले। विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली भाजपा नेता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं और इसी के साथ इन 10 राजनीतिक नेताओं में आपका प्रिय नेता कौन है यह बताना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।